नमस्कार। स्वागत है आप सभी का महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के दूसरे पाली में पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तरों के इस कार्यक्रम में। तो देखते हैं वो प्रश्न जो पूछे गए थे उनके संभावित उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहां पर दिखाई पड़ रहा है, वो प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का समुचित सेवन जो है क्या क्या चीजों को उत्पन्न करता है ना। तो यहां पर देखो, गर्भावस्थ शिशु में जन्मजात विकार उत्पन्न होने से बचाव करता है। ठीक है, जो स्थिति वहां पर क्रिटिकल हो सकती है उसको लेकर के यहां पर हम कह रहे हैं कि इसमें फॉलिक एसिड का समुचित सेवन करने से क्या क्या हो सकता है। तो जो विकार हो सकता है जन्मजात शिशु के उत्पन्न होने में वो कम करेगा। दूसरा, जन्म के समय शिशु का सही वजन बनाए रखने में सहायता करता है और रक्त की कमी की संभावना को भी कम करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें महिला के प्रसव के दौरान जरूरी होती मेंटेन करना। ठीक है, इसलिए इसके उपयोग सभी आंसर आएंगे डी। चलते हैं दूसरा प्रश्न। 2022 में दिशा निर्देश में संशोधन उपरांत निम्नलिखित में से किसे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पहले इसमें गर्भवती महिला शामिल थी, इसमें किशोरी महिला शामिल, किशोरी बालिका शामिल थी, और इसमें 3 माह से लेकर के 6 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे भी यहां पर शामिल थे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इसमें धात्री महिलाओं को शामिल किया गया है। धात्री महिला मतलब होता है जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं धात्री महिलाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो आंगनबाड़ी में कार्यरत होती हैं। फिर देखेंगे निम्न जिलों में से किस जिले में अधिकतम आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। तो 22-23 के हिसाब से जो सर्वाधिक आंकड़े यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, कवर्धा आप देख सकते हो आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। तो इसके हिसाब से धमतरी में किस जिले में अधिकतम आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, तो यहां पर इसका आंसर होगा कबीरधाम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कबीरधाम। तो कबीरधाम में 1571 जो है आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं 22-23 के हिसाब से, 22 और 23 के अनुसार प्रतिवेदन में इसको उससे लिया गया है। फिर चलेंगे इसमें अगला, राज्य में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के लिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती में 2 अक्टूबर 2019 को कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया। यह कार्यक्रम था आपका मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ये पहले पाली में पूछा गया प्रश्न था, बट इसमें इसका उत्तर उसमें गलत लेगा क्योंकि उसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत थे। तो ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जो है ये हमने कार्यक्रम चालू करा। कौन सा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। सखी वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रय नहीं है, अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए अधिकतम अवधि कितनी है। देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है, महिलाओं की सुरक्षा को संबंध में लेकर के, महिलाओं को सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए ये वो प्रयास है जो कहीं ना कहीं उनको घरेलू हिंसा या फिर साला त्यागी या फिर जो गृह त्यागी, ऐसे बहुत सारे लोग जो महिला वर्ग से हैं और उनको घर से बाहर होना पड़ता है। ठीक है, उनको आश्रय की आवश्यकता पड़ती है, उनको सुरक्षित परिवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो वही सखी वन स्टॉप सेंटर है जो छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें अगर मान लो किसी महिला को या किसी बालिका को, किसी किशोरी को अगर मान लो आश्रय देना हुआ तो 5 दिन का आश्रय यहाँ पे एक इमरजेंसी कंडीशन पर हम दे सकते हैं। कितने दिन का, 5 दिन का। इसलिए आंसर यहां पर होगा डी। तो 5 दिन का आश्रय यहां पर देंगे। भारत सरकार के द्वारा 2005-6 से लेकर के शुरुआत किया गया है जेंडर बजटिंग का। तो जेंडर बजट की शुरुआत 5-6 में हुई है। ठीक है, बेसिक का प्रश्न है, जीएस का प्रश्न है, और बाकी प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनकी शुरुआत हुई है केरल से। कहां से हुई है आपका, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। तो देखिए, यहां पर निम्न में से लिंगानुपात को मैच करना है, तो इसको आपको पूरे जिले का लिंगानुपात याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा का आप देख सकते हो है ना, जो महिला पर्यवेक्षक है तो आंगनबाड़ी संबंधित थोड़ी समस्याएं रहेंगी, तो उनके आंकड़े आपको मालूम होने चाहिए। तो जिलेवार आपको आंकड़े यहां पर मिलेंगे। तो इसका एक पहला मैच फल रहेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। तो पहले का यहां पर बी है, नांदगांव का 1015 है। दूसरे का आंसर यहां पर ए है, कोरिया का 968 है। तीसरे का यहां बस्तर का यहां पर लिंगानुपात 1023 है। आप इसको चाहो तो एक सेंस लगा के बना सकते थे कि बस्तर जो कि ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया के हिसाब से यहां पर 1023 जो ज्यादा लिंगानुपात यहां पर है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए यहां पर पिट बैठेगा। और यहां पर चौथे का आंसर यहां पर होगा सी, जो सबसे कम रायपुर का। ठीक है, अब चलते हैं प्रदेश में वजन त्योहार की शुरुआत ये चालू की गई है 2012 से, ताकि वजन करके हम ध्यान रख सकें कि कहीं ये कुपोषण के अंतर्गत कहीं चपेट में बच्चा आ ना गया हो। इसलिए हमने 2012 से एक शुरुआत की है जिसे कहते हैं वजन त्योहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वजन त्योहार बोलते हैं। ठीक है, अब चलें अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा बी। किशोरी बालिकाओं के लिए जो योजना के तहत जो किशोरी बालिका योजना है, तो किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत जो है हमने यहां पर सबला योजना को और किशोरी शक्ति योजना को
दोनों को मिलाया है, किशोरी शक्ति योजना, दोनों को मिलाकर के हमने इन दोनों को मिलाकर के हमने ये योजना चलाया है, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सबला और किशोरी शक्ति योजना। इसमें प्रावधान अभी वर्तमान ये है कि हम 11 से लेकर के 14 वर्ष की राज्य के सभी जिलों की बालिकाओं को जो शाला त्यागी होती हैं, क्या होती हैं, जो शाला त्यागी होती हैं, उनको हम शामिल करते हैं। इसलिए इसमें पहला ही उत्तर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो यहां पर व्याख्या दिया हुआ है, वर्तमान में यह योजना 28 जिलों में संचालित है। फिर चलें आगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी अगर हो जाती है तो उस कंडीशन पर कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। देखो, भ्रूण का न्यूरोलॉजिकल विकास बाधित हो सकता है, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी होती है तो जो भ्रूण है, जो शिशु होता है, शिशु जो गर्भ के जो उत्पन्न या पैदा होने के पहले जो उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब उसके जो वेन संबंधित जो भी डेवलपमेंट है, उसमें अवरोध हो सकता है। दूसरा ये है कि उसमें भ्रूण की हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, मतलब ये है कि उसमें रक्तचाप की समस्या, तापमान में असंतुलन, ठीक है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को हम लोग कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये दोनों समस्याएं आयोडीन की कमी से उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें सी होगा। मतलब दोनों की दोनों दिक्कत इसमें हो सकती है, जिसमें देखो हृदयघात संबंधित समस्या हो सकती है, रक्तचाप संबंधित समस्या हो सकती है, बीमारी की समस्या हो सकती है। और ये अक्सर करके जो हाइपोथायराइडिज्म है, ये बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम एक्ट वाला सवाल है यहां पर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध निम्न में से किसके द्वारा विचारणीय होगा। तो इसके लिए जो अधिकृत न्यायाधीश होंगे वो होंगे आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के होंगे। ठीक है, तो यहाँ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के अंतर्गत उस धारा जो 9 है, इससे संबंधित समस्त अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगा। ठीक है, ये एकदम सरल क्वेश्चन यहां पे आता है। निम्न में से जो अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, निम्न में से कौन सा एचबी स्तर है ना, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं यहां पर। एचबी मतलब होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन। तो यहां पर कौन सा एचबी स्तर गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया को दर्शाता है। एचबी मतलब यहां पर हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, तो सामान्यतः जो है महिलाओं में, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन 11 से लेकर के 13 के बीच में होना चाहिए। बट यहां पर जो कह रहा हूं मैं कि जो ऐसी गंभीर एनीमिया से ग्रसित महिलाएं होती हैं, उनमें स्तर कितना होता है, तो भाई उनमें 7 ग्राम, ठीक है, यहां पर एनीमिया उससे कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है ना, उतना ही होता है। तो ये गंभीर रूप से जो एनीमिया से ग्रस्त महिलाएं होती हैं, उनकी अपन बात करें तो ऑप्शन यहां पर बी होगा। पोषण माह का आयोजन जो आंगनबाड़ी के अंतर्गत सितंबर में किया जाता है, पूरे महीने ये चलता है कार्यक्रम। तो 1 से लेकर 30 सितंबर तक जो है ये कार्यक्रम चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं पोषण माह बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। विशुद्ध स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कहने का ये है कि इसमें बच्चे को 6 माह तक केवल और केवल मां का दूध पिलाना है और कुछ नहीं पिलाना होता है। इसे कहते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, या उसे कहते हैं विशुद्ध स्तनपान कहते हैं। ठीक है, जिसमें यहां पर जन्म से 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान कराना, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, विशुद्ध स्तनपान बोलते हैं। तो यहां लिखो, जन्म से 6 माह आयु तक शिशु को बिना आहार के स्तनपान कराना, उसका आशय यही होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसमें हमने शामिल किया रायगढ़ को। उसका अपना रीजन है, क्योंकि रायगढ़ का छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात सबसे कम है, और जहां पर लिंगानुपात कम है वहीं पर बेटी को पढ़ाने और बेटी को बचाने की आवश्यकता है, इसलिए यहां पर ध्यान रखेंगे, रायगढ़ आंसर आएगा। फिर चलें आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का बाल लिंगानुपात कितना होता है। देखो, ये सुबेरे का प्रश्न है, प्रथम पाली का प्रश्न पूछा गया था, उसमें संस्था के द्वारा ही है ना, जो हमारे पास परीक्षा हुई थी उसमें 964 लिया गया था। क्या लिया था, 964। ठीक है, सुबेरे वाले प्रश्न की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे ये डेटा थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएट होता है, तो तुम्हें घबराने का नहीं है, अपने को याद रखिएगा जो इस डेटा करेक्ट है यही है वो। देखिए, पहले पाली के पेपर में इसको 964 लिया गया था, इसको मैं पहले वाले व्याख्या में मैं पुट ऑन कर दिया हूं। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि 1000 पुरुषों में 969 यहां पर जो बालिकाएं हैं वही कहलाता है बाल लिंगानुपात भारत छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी एवं कितने मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र को हमने स्वीकृत किया है, जबकि 5814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र क्या हुए हैं आपके यहां पर ये स्वीकृत हुए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की बात बोलेंगे तो 46,660, और अगर मिनी आंगनबाड़ी की बात करेंगे तो आपका 5814
14 आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक है, ये 2022-23 का डेटा है, दिया गया है, प्रशासनिक प्रतिवेदन से सारे डेटा उठाए गए हैं। फिर चलते हैं इसमें। तो इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ठीक है, देखो ये योजना जो है बाल संदर्भ योजना, इस योजना के अंतर्गत कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो पहली बात तो देखो, यहां पर बच्चों को चिकित्सा के संबंध में योजना दिलाया जा रहा है, तो इसमें उसको परामर्श भी दिया जाएगा। दूसरा, जब वो आना जाना करते हैं तो उसका अलाउंस भी दिया जाता है, मतलब यहां पर हम बात करें यात्रा भत्ता की बात कर रहे हैं, वो भी दिया जाता है। उसी को यहां पर परिवहन सुविधा कर दिया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हितग्राहियों का चिकित्सकीय परीक्षण भी किया जाता है, टेस्टिंग भी करते हैं जो भी बीमारी होती है, बट हाँ उनको उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है। इसीलिए इनमें से क्या उपलब्ध नहीं कराया जाता है बोले तो आंसर क्या होगा हमारे पास, डी होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉम क्या होता है। जब माता के स्तन से निकलने वाला जो पहले स्टार्टिंग फेज में जो दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोलेस्ट्रॉम। तो कोलेस्ट्रॉम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। देखो, या शिशु को माता से प्राप्त होने वाला पहला प्रतिरक्षण है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बच्चे को बाकी जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं उनसे बचाता है, तो ये प्रतिरक्षक ही हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरा, यह विटामिन ए से भरपूर होता है, ऑब्वियसली इसमें विटामिन ए की मात्रा होती है। और तीसरा, प्रोटीन भी इसमें मात्रा में मिलता है, बट इसमें अपाच्य, ये कैसा होता है, अपाच्य नहीं ये सुपाच्य होता है। कैसा होता है ये, सुपाच्य। तो इसका आंसर हो सकता है यहां पर डी लेगा आंसर। ठीक है, तो आंसर देखते हैं यहां पर व्यापम जो भी होगा। देखो प्रश्नों को लेके अंतिम जो है व्याख्या व्यापम ही करेगा, फिर भी हम नैतिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं जो कि बच्चों के हित में होता है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर आंसर डी बताया। फिर चले, पेंटावेलेंट टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव करता है। पेंटावेलेंट में कौन कौन सी बीमारी से सुरक्षा मिलती है, तो देखो यहां पर, ठीक है, काली खांसी, इसे कहते हैं पर्टुसिस, कहते हैं पर्टुसिस कहा जाता है, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप्स। ठीक है, ये सारे के सारे मिलाकर के कहलाते पेंटावेलेंट। ठीक है, टीका की हम बात करें तो यहां पर ये सारी चीजें होंगी। फिर चलेंगे, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, जल से उत्पन्न वाला रोग कौन सा है, अगर ये पूछा जाए तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे डेंगू है, डेंगू मच्छर से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लू की बात करें, ये किस होता है आपका, वायरस, चल ही रहा है अभी, आई फ्लू ट्रेंड में है। ठीक है, खसरा की बात करेंगे तो मीजल्स वायरस से खसरा होता है, ध्यान रखेंगे, वायरस से होता है, बट कभी मान लो पूछे आगे की परीक्षाओं में तो मीजल्स वायरस ध्यान रखिएगा जिससे खसरा होता है। एंड लास्ट वन, टाइफाइड होता है, किससे, आपका दूषित जल से, कंटेमिनेटेड वाटर से टाइफाइड की समस्याएं आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी। क्लियर है, आगे चले हम लोग। तो यहां पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है, ये मॉर्निंग सेशन का प्रश्न ही है। ठीक, तो इसमें देखें कि इस योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें उन महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है जो महिलाएं शासकीय केंद्र और राज्य के शासकीय उपक्रमों में कार्य कर रहे हैं। तो पहला भी कंडीशन यहां पर सही है, दूसरा कंडीशन भी यहां पर सही है, तीसरा कंडीशन यहां पर देखें, द्वितीय संतान के मामले में 6,000 रुपए की राशि एक किस्त में प्रदान की जाती है। ठीक है, और बशर्ते द्वितीय संतान बालिका होनी चाहिए। क्लियर, और सभी नियमित शासकीय सेवारत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं, ठीक है, जो शासकीय सेवा में हो, वो गर्भवती भी हो और स्तनपान कराने वाली माताएं योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी, ऐसा नहीं, ये नहीं होंगी हकदार। ठीक है, इसलिए आंसर यहां पर डी होगा। फिर चलेंगे 23, जन्म के समय कम वजन वाले शिशु से क्या आशय है। भाई देखो, कायदे से जब बर्थ होता है बच्चे का, तो जन्म के समय बच्चे का बर्थ होना चाहिए 3.2 kg, अगर इससे कम है तो उसे कहते हैं कम वजन। तो यहां पर लिखा है जन्म के समय वजन 3000 ग्राम से कम हो। अब देखो, इसके दो उत्तर बन सकते हैं। ठीक है, इसके दो उत्तर बन सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि कायदे से एक उसका जो वेट है वो 3.2 ग्राम होना चाहिए। तो 3.2 से ये भी कम है, ये भी कम है और ये भी कम है। ठीक है, अंडर वेट कहेंगे तो मान लो अब इसमें से तीनों आंसर भी हो सकते हैं। फिर भी अगर हम देखें बेस्ट फिट आंसर, तो उसमें हमने यहां पर 2500 ग्राम को कम हो ऐसा माना है। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके उत्तर जो है ये या तो विलोपित हो सकता है, ये हो सकता है विलोपित हो सकता है, या फिर उसके उत्तर में
इसको लेगा बेस्ट फिट आंसर। मतलब आंसर तो तीनों सही है, क्योंकि 3.2 kg होना चाहिए बर्थ के समय, और यहां पर तीनों वेट 3.2 से कम है। ठीक है, तो यहां पे 3000 ग्राम भी 3200 ग्राम से कम है, 2500 ग्राम भी उससे कम है, और 2000 ग्राम भी उससे कम ही है। ऊपरी आहार को लेकर के उसको प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में जो आयोजित की जाने वाली समुदाय आधारित गतिविधि कौन सी है? तो यहां पर इसे कहते हैं अन्नप्राशन। ऊपरी आहार मतलब क्या होता है? माता के दूध के अलावा जब उसे हम कुछ और आहार देते हैं उसे कहते हैं ऊपरी आहार बोलते हैं। तो ऊपरी आहार मतलब यहां पर ध्यान रखेंगे अन्नप्राशन एक कार्यक्रम है। देखो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, अन्नप्राशन भी है, गोद भराई भी है, तो ध्यान रखेंगे। तो उसी में आता है अन्नप्राशन, जिसमें कि ये कार्यक्रम आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जो यहां पर दिखाई पड़ रहा है वो है 25। इनमें से नीचे दी गई तालिका में पोषक तत्व और उसकी कमी से होने वाले रोग का मिलान करना है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है? तो इसमें मैच द फॉलोइंग है, पहले में डी मतलब बिटॉट स्पॉट। ठीक, आयरन की कमी से यहां पर होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। आयोडीन से यहां पर होता है क्वाशियोरकर, मतलब कि इसको गला घोंघा कहते हैं। ठीक, और प्रोटीन कमी से होता है क्रेटिनिज्म, मतलब कि बौनापन होता है। ठीक, तो मैच द फॉलोइंग में आंसर डी हो गया। एनईजीडी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को विकसित किया गया मोबाइल आधारित एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसका नाम है पोषण ट्रैकर ऐप। मतलब हम इसमें ध्यान देते हैं कि जो बच्चे और जो महिला है उसके वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य पर समय समय के हिसाब से जांच करना, जानकारी लेना, ताकि समय अनुसार हम उसकी स्थिति को बेहतर कर सकें विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये ट्रैकर ऐप का उद्देश्य है। 27, यदि जन्म के समय बालिका की लंबाई 45.4 सेंटीमीटर है तो वह कहलाते हैं, यहां पर देखो इसमें एग्जैक्ट आपको आंसर तो नहीं, बट हाँ आंसर इसमें डी ले सकते हैं। यहां पर उपरोक्त में से कोई नहीं, या तो इसमें वेस्टेड आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा विवादास्पद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर हम चलेंगे, इसमें पोषण अभियान है। ठीक है, तो पहली बात तो यह अभियान केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित होता है, लेकिन इसमें जब बात होती है प्रशासनिक जो अधिकार की बात करते हैं तो ये राज्य सरकार का होता है। किनका होता है? राज्य सरकार। ठीक है, तो पोषण अभियान वैसे संचालित होना है किनके द्वारा होता है? आपका केंद्र प्रवर्ती के द्वारा होता है। फिर यहां पर देखो निपसिट जो है एक संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। निपसिट करके शॉर्ट फॉर्म आता है, निपसिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक। ठीक है, सी से बनता है कोऑपरेशन और डी से बनता है, यहां पर डी से बनता है चाइल्ड डेवलपमेंट, तो NIPCID। ठीक है, तो ऐसा करके नाम बनता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशिव है ना, कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। फिर हम चलेंगे, निम्न में से किस जिले में न्यूनतम संख्या की मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है? तो ध्यान रखिएगा मुंगेली, सब में आंसर यहां पर बी रहेगा। दिशा दर्शन कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जो महिला स्व सहायता समूह है उनको क्रॉस लर्निंग एवं क्षमता निर्माण के लिए भ्रमण कराया जा रहा है। बस यही प्रावधान इसमें सही है। ठीक, दिस आंसर इज करेक्ट। फिर हम चलें इसमें, तो अगला हमको मिलता है आंगनबाड़ी सेवा योजना। ठीक है, जिसका नाम पहले ICDS था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक, तो इसके अंतर्गत कितने उद्देश्य शामिल किए गए हैं? तो इसमें आपका 6 उद्देश्य है, वो यहां पर दिए गए हैं। तो हमको याद तो फिलहाल तो है ना, तो ध्यान रखेंगे वो 6 उद्देश्य कौन से? टीकाकरण है, स्वास्थ्य की जांच है, पूरक पोषक आहार है, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा है और क्या रहेगा? संदर्भ सेवाएं रहेगी। ठीक, फिर हम चलेंगे निम्न, यहाँ पे औपचारिक शिक्षा की बात अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, जो प्राथमिक स्कूल से पहले दी जाती है उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। फिर देखेंगे निम्न में से कौन सी संस्था किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल देखरेख संस्था के रूप में परिभाषित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे ऐसा कोई संस्था नहीं है पालना घर करके। बाकी आपको बाल गृह भी मिलेगा, आपको विशेष गृह मिलेगा और आपको खुला आश्रम गृह भी, आश्रय गृह भी मिलता है अपने को। ठीक है, तो यहां पर ये दिखा, उन जिलों का चयन करें जहां नारी निकेतन संचालित नहीं है, ऐसा करके दिया हुआ है। तो ये अब वही है जिनको याद होगा नारी निकेतन की व्यवस्था क्यों की जाती है, जहां पे नारियों को रखते हैं। ठीक है, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका सशक्तिकरण करते हैं। तो यहां पर कहां कहां संचालित है? तो रायपुर में, सरगुजा में और कहां पर रहेगा? दंतेवाड़ा में। ठीक है, भारत सरकार के संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकार संबंधित कन्वेंशन को कब अंगीकृत किया गया? तो ये तारीख हमको मिलती है 11 दिसंबर 1992 के तहत जो है भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली साधारण सभा के द्वारा
अंगीकृत बालकों के अधिकार संबंधित कन्वेंशन को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आंगनबाड़ी सेवा, तो इसका आंसर होगा आपका सी। आंगनबाड़ी सेवा के तहत कितनी सेवाओं, तो यहां भी आंसर 6 सेवाएं रहेंगी। ठीक है, फिर देखो कंगारू मदर केयर क्या करता है, तो कंगारू मदर केयर, कंगारू जैसे बच्चों को अपने झोली में रख लेता है बचपन में। ठीक है, तो किनकी देखभाल करता है, तो जिनका जन्म के समय कम वजन रहता है। अब मान लो ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। कंगारू अपने बच्चे को अपने जेब, अपने पॉकेट में, अपने घर में या छुपा के तब तक रहता है जब तक कि थोड़ा बच्चा डेवलप ना हो जाए। तो यहां पर वही है कि जन्म के समय कम वजन वाला शिशु, उसको इस कंगारू मदर केयर कार्यक्रम में हम सुरक्षित रखते हैं। 38 क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की जो खोलने की क्षमता देखते हैं कितना होना चाहिए, तो यहां पर 150 से लेके 400 की जनसंख्या के बीच में ही ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा, आंसर यहां पे रहेगा सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर देखो आंगनबाड़ी हितग्राही के रूप में दर्ज शिशुवती माता से आशय क्या है। भाई देखो 6 माह से लेकर 3 वर्ष आयु समूह के बच्चों की माताओं को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शिशुवती माता। तो 6 माह से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों को लेकर जो यहां पर जो माताएं होती हैं, 6 माह जिनके बच्चों की आयु हो या जो जिनकी आयु 6 माह से लेकर 3 वर्ष हो, उनके बच्चों की आयु हम लोग बोलते हैं, उन बच्चों की माताओं को ही कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शिशुवती माता कहते हैं। निम्न में से कौन सी योजना मिशन शक्ति के संबल घटक का एक भाग है। तो देखो ये सुबह वाला प्रश्न ही है, जिन्होंने संबल और सामर्थ्य पढ़ा होगा उनको याद होना चाहिए सामर्थ्य और संबल। तो संबल में देखो क्या क्या शामिल है, सखी, तो यहां पर देखो सखी तो है ही नहीं। दूसरा महिला हेल्पलाइन यहां पर नहीं है, और तीसरा क्या रहेगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये योजना हमारे सामान्य प्रश्नों में भी आती है। तो 22 जनवरी 2015 को ये चालू की गई थी हरियाणा के पानीपत जिले से। ठीक, ये हुआ। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक सामान्य महिला की तुलना में गर्भवती महिला के लिए अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर होगा जो उपरोक्त में से कोई नहीं, हमको आंसर देना है। निम्न में से कौन सा टीका गर्भवती महिला के को लगाया जाता है, केवल रहेगा टिटनेस, क्या रहेगा, टिटनेस का इंजेक्शन ही गर्भवती महिला के लिए, ठीक है, दिया जाता है। फिर चलेंगे पोषण अभियान के अंतर्गत पात्रता पूरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लोग प्रोत्साहन राशि कितना देते हैं, ध्यान रखेंगे। ये अमाउंट है 500 रुपए, और कितना रहेगा ये 250 रुपए का प्रति माह प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। फिर चलेंगे निम्न में से महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है, दैट इज फैक्ट क्वेश्चन। 181 है, 108 इमरजेंसी नंबर है, और 112 जो है एक के नंबर सबो भर वाला नंबर, ध्यान रखेंगे 112 है, और ये इमरजेंसी नंबर है, और ये महिला हेल्पलाइन नंबर मिलता है। और 1098 ये रहेगा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, यहां पर आपको मिलेगा। एक गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है क्या, भाई देखो एक पौष्टिक आहार होना चाहिए आंसर। यहां पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि देखिए इसमें आईएफ अनुपूरक मतलब क्या होता है, जब किशोरावस्था में महिलाओं को एक सप्लीमेंट दिया जाता है उसे कहते हैं हम लोग IFA अनुपूरक कहते हैं। तो देखो यहाँ पे गर्भवती महिला है, हम किशोरावस्था की बात करें उस समय हमको ये सारे सप्लीमेंट इसे देने पड़ते हैं ताकि आगे चल करके उसको गर्भाधारण में, गर्भावस्था के दौरान उसको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका यही लेना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला को पर्याप्त विश्राम करने नहीं, थोड़ी मोड़ी उसको एक्टिविटी करने के लिए कहा भी जाता है डॉक्टरों के द्वारा। इसलिए इसका बेस्ट फिट आंसर यही होना चाहिए, पर्याप्त पौष्टिक आहार खिलाइए, वो गर्भवती महिला के लिए बहुत जरूरी है। फिर चलेंगे 46 क्वेश्चन, पहले 1000 दिवस से क्या समझते हो। तो फर्स्ट 1000 डेज मींस व्हाट, कि जब यहां पर ए मतलब कि गर्भधारण से शिशु की 24 माह होने तक की जो आयु है उसे कहते हैं हम लोग पहला 1000 दिवस कहते हैं। ठीक, ये हुआ यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में प्रतिदिन दिए जाने वाले गर्भ पके हुए भोजन में प्रोटीन और कैलोरी कितना होना चाहिए। कंप्लीटली फैक्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा जो भी सप्लीमेंट होते हैं उनकी आवश्यकता है बढ़ाने की। ठीक है, बच्चे की आयु बढ़ रही है, उसका फीड बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ऐसे में ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट बेसिस है। तो 15.92 ग्राम प्रोटीन और 512 किलो कैलोरी यहां पर हमको मिलेगा कैलोरी। ठीक है, ठीक, तो यहां पर ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, नेशनल फैमिली सर्वे है ना, हेल्थ सर्वे करके है, स्वास्थ्य सर्वे की तुलना में यहां 5 में छत्तीसगढ़ में कुपोषण की श्रेणी में कितनी कमी हुई है। तो यहां पर 6.4 का डाउनफॉल हमको देखने को मिलता है। यहां देख सकते हैं यहां पर 37.7 था और यहां पे 31.3 था, तो माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपको उतना ही मिलेगा।
फिर चलेंगे आंगनबाड़ी, तो आंसर यहां पर सी हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र में वर्ष में न्यूनतम 300 दिन का पूरक पोषक आहार प्रदान किया जाता है। कितने दिन का? 300 दिन का। फिर चलेंगे 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बाल देखरेख संस्थानों के निर्मुक्त होने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए राज्य शासन द्वारा कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये एमपी गवर्नमेंट की योजना है, तो इसके अंतर्गत इसे कहते हैं हम लोग मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। ठीक है, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बाल देखरेख संस्थानों में निर्मुक्त होने वाले बालकों के पुनर्वास की व्यवस्था, उनको रिहेबिलिटेट करने की व्यवस्था जो है इसी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत इसी योजना में शामिल की गई है। 51 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी राज्य वित्त पोषित योजना घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए चलाई गई है? दैट इज नवाब बिहान। ठीक है, और फिर हम चलते हैं यहां पर मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना की शुरुआत 2009 में हुई है। ये फैक्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन से जुड़े प्रावधान पहले भी थोड़े से है ना देख चुके हैं हम लोग, किसमें क्या क्या प्रावधान शामिल होते हैं। तो फिलहाल हमको जानना है कि इसकी जो शुरुआत है ये ऑप्शन सी 2009 में चालू की गई है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा महिला स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए संचालित ऋण योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 3% ब्याज की दर पर उनको ऋण दिया जाता है ताकि महिला सशक्तिकरण हो सके, आर्थिक रूप से महिलाएं भी इस संस्था से जुड़ के काम कर सकें। ठीक है, ये हुआ यहां पर, तो ऑप्शन इज करेक्ट। फिर चलेंगे 54 में देखें कि NFSH तो ये यहां पर स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में व्याप्त डायरिया है। देखो इसका 4 का डेटा कहता है 9.1, ठीक, और 5 का डेटा कहता है 3.6, तो यहां आंसर इज 3.6। क्लियर है, ये सब वेबसाइट से लिए गए आंसर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत के सारे डेटा हैं, तो बिल्कुल आप इसको लेकर के पुष्ट हो सकते हो। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की ये प्रश्न सुबह ही पूछा गया था, तो इसमें जो राशि है ध्यान रखेंगे वो 50,000 तो हो चुकी है, बट इसमें वधू को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक, तो यहां पर आंसर सी होगा 21,000। फिर चलें मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना में निजी संस्थानों में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अधिकतम राशि कितनी है? ये अमाउंट भी आपको 300 रुपए दिया गया है। निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान के अधिकतम 300 रुपए तक स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पे हमको इस प्रावधान से मिलेगा। बाकी प्रावधान हमको यहाँ पर देखो, एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपए तक की दवाएं और आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक राशि की दवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी। बट प्राइवेट संस्थान में चेकअप की जो अधिकतम कॉस्टिंग 300 बियरेबल रहेगी। 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए रेडी टू ईट कार्यक्रम के अंतर्गत दैनिक मात्रा कितनी होती है? दैट इज 200 ग्राम। ठीक है, तो इसमें इतनी मात्रा के उसको पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम चले इसमें आगे, तो अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियोक्ता के क्या कर्तव्य हो सकते हैं? तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 13 की धारा 19 में नियोक्ता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, पहला। ठीक है, दूसरा है किंतु प्रश्न में दिए गए विकल्प इनके कर्तव्यों में शामिल नहीं है, इसलिए आंसर डी आंसर लेगा अधिनियम वाले क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, फिर चलेंगे रोटा वायरस, तो इसमें दस्त डायरिया बोलते हैं इसको, तो दस्त डायरिया जो है रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाव करता है? तो दस्त से हमको बचाता है। ठीक है, फिर चलेंगे निम्न में से कौन सी सेवा मिशन वात्सल्य के तहत गैर संस्थागत देखरेख की श्रेणी में नहीं आती है? प्रवर्तकता मतलब स्पॉन्सरशिप, ठीक है, स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप, ठीक है, पोषण देखरेख और पश्चात आफ्टर केयर एंड फास्टर केयर। ठीक है, तो आफ्टर केयर और ये रहता है फॉस्टर केयर, तो यहां इसकी व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था है, इसकी बट इसकी व्यवस्था नहीं है, तो छात्रवृत्ति हमको यहां पर व्यवस्थित करके नहीं दिया गया है। ये सारे वो प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और हमने प्रयास ये कि आपको संभावित प्रश्नों के उत्तर से अवगत कराएं। ठीक है, बाकी व्यापम का उत्तर अंतिम और सर्वमान्य रहेगा, दावपत्ती के लिए तब देखेंगे। फिलहाल इन सारे प्रश्नों को आप बिल्कुल मिलाइए और आश्वस्त रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे महिला पर्यवेक्षक का जो परिसीमित भर्ती था उसके संबंध में हिंदी भाषा से पूछे गए प्रश्न का। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें, प्र उपसर्ग युक्त शब्द है, मतलब ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें प्र उपसर्ग लगा हो? इसमें जी प्र हो ही नहीं सकता, प्रति एक शब्द होता है ना, इसमें भी प्रति एक शब्द होगा और ये भी एक प्रकार का प्रतिधन अक्ष है।
तो तीनों प्रतिप्रति हैं, तो यहां पर प्रकाश याद रखना जी प्र उपसर्ग युक्त शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेंगे दर सिखा, छत्तीसगढ़ी शब्द दर सिखा। दर मतलब होता है आधा अधूरा, जैसे दचूरा भात। दर सिखा मतलब थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ऐसे, है ना। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा है तेल, मंत्री, मिठास, रामचरितमानस। ये तेल पदार्थवाचक होगा जी, मंत्री जातिवाचक होगा, तय नहीं हो पा रहा है ना, तो जातिवाचक होगा ये। मिठास याद रखना भाववाचक होगा, और रामचरितमानस याद रखना जी व्यक्तिवाचक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मुंह छिपाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है लज्जित होना, याद रखना लज्जित होना, मुंह छुपाने का, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा वह आया है, इस वाक्य में वर्तमान काल कौन सा भेद है। वह आया है, इस वाक्य में वर्तमान काल कौन सा भेद है, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। तो आ है मतलब ये पूर्ण वर्तमान काल ही होगा जी, है ना। नेक्स्ट अपेक्षा का विलोमार्थी क्या होगा, अपेक्षा का, हाँ जी उपेक्षा, है ना। उसके बाद हो जाएगा मुकदमा दायर करने वाले को कहते हैं वादी। प्रतिवादी मतलब वादी की बात का जवाब देने वाला। ठीक है, शोषित, शोषित मतलब अनुचित फायदा उठाया हुआ। ठीक है, जिससे उसके बाद पतित मतलब जाएंगे जिसका नैतिक पतन हो चुका हो। छत्तीसगढ़ी में उभयलिंगी संज्ञा है सोना, चांदी, संगवारी, चना। सोना नहीं हो सकता है, चांदी भी नहीं होगा, चना भी नहीं होगा, संगवारी होगा रखना, संगवारी याद रखना। सोना और चना तो पुल्लिंग है और चांदी स्त्रीलिंग होता है, हिंदी में भी सेम शब्द सा होता है रखना ना। नेक्स्ट यौगिक शब्द है जियोगिक, उपकार, कान, मुंह, पेट। यदि हम कान को यदि हम देखेंगे तो कान रूढ़ है, पेट रूढ़ है, मुंह रूढ़ है। यदि हम इसको तोड़ेंगे भी तो नहीं टूटने वाला है ना, ये टूटेगा भी तो उसका कुछ अर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट औष्ठव्य ध्वनि, तो हम लोग पढ़ते हैं जी क, च, ट, त, प वर्ग। क वर्ग कंठव्य, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंतव्य, प वर्ग औष्ठव्य, प फ ब भ म, है ना, इसमें ओट का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये हमारा पुस्तक है जी हिंदी का, व्यापम पीएससी मेंस एवं हिंदी में जो भी एग्जाम हो, ये आपका थ्योरी सेगमेंट और ये थ्योरी सेगमेंट, ये वस्तु सेगमेंट, है ना। इसे जरूर पढ़िएगा, यहाँ से थ्योरी पढ़ने के बाद यहाँ से क्वेश्चन बनाइएगा, निश्चित तौर पर हिंदी से प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे परिसीमित परीक्षा में पूछे गए अंग्रेजी के प्रश्नों का, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए पूछा है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, है ना, यानी कि इनमें से किस शब्द का स्पेलिंग सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां देखिए पूछा हुआ है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन वर्ड के। तो इसका सही देखिए, एक्सप्लेन जो वर्ड होता है ना, काफी कंफ्यूज होते हैं हम लोग। एक्सप्लेन जो वर्ड होता है वो ये होता है, ठीक है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन बनता है वो उसमें आई नहीं रहता, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बताया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एक्सटेम्पोरी। ठीक है, यहां पे एक शब्द लिया हुआ है EXTEMPORE, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि गलत क्या है। ठीक है ना, तो देखिए जो इसका उच्चारण होता है बता रहा है, इसकी शुरुआत IS या I कैसे होती है। ठीक है ना, तो ये जो है वो सही है, और इस तरह का उच्चारण जो होता है ना, इसको बोलते हैं फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक सिंबल बोलते हैं। तो फोनेटिक सिंबल के अनुसार जो इसका सही आंसर है वो ये है, मतलब ऐसा इसका उच्चारण शुरुआत होता है ऐसे ही। इसके जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे जो दिया हुआ है, यानी कि बी जो आंसर है वो भी इसके हिसाब से रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है ना, तो इम्प्रॉम्प्टू जो इसका होता है ये इसका सिनोनिम्स होता है। ठीक है, और इसका मीनिंग बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी के कोई काम करना। ठीक है ना, तो वो इसका मीनिंग होता है। लेकिन इसमें सी में क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है कि वेल प्रिपेयर्ड स्पीच, तैयार करके भाषण देना। तो इसका मतलब तो क्या होता है, विदाउट प्रिपरेशन होता है। तो देखो इसका जो आंसर इसका जो बता रहा है इसमें कौन कौन सा सही है,
तो इसका प्रोनाउंसिएशन वाला भी सही है, और इसका जो सिनोनिम्स वाला भी वो भी सही है, और इसका प्रिपरेशन का मीनिंग दिया वो भी सही है इस वर्ड के अनुसार। लेकिन आंसर जो है वो इसमें पूछा है कि आंसर इसमें रॉन्ग कौन सा है बोल रहा है, तो रॉन्ग जो है इसका आंसर सी होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ ही नोज मी, ये है। ठीक है, ही नोज मी। देखिए तो इसको, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जनरली क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम बनाते हैं क्वेश्चन का आंसर, जैसे आई राइट अ लेटर लिखते हैं हम। ठीक है, आई राइट अ लेटर हमने लिख दिया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ऐसा बनाते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये हम बनाते हैं। लेकिन नो वाले में आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर बी नहीं है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है आई एम नोन टू हिम, यानी कि आंसर सी इसका सही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे नो के साथ बाय नहीं लगता। आप वॉइस में पढ़ते होगे, इस बुक में मैंने लिख के भी दिया हुआ है कि किस किस वर्ड के साथ बाय लगाना नहीं है, किसके साथ क्या क्या प्रीपोजिशन लगाना हुआ है, वो सब इस बुक में हमने लिख के दिया हुआ है। अलग से वॉइस नामक चैप्टर में मैंने सब चीजों को बताया हुआ है कि कब आपको बाय लगाना है और कब आपको बाय के अलावा अदर जो प्रीपोजिशन होते हैं वो यूज करना होता है। ये सब इसमें मैंने लिख के दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी शुड इंक्लूड ब्लैंक वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। ठीक है, वेजिटेबल्स तो सीजन नहीं होगा, सीजनेबल भी नहीं होगा, सीजनली नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो सीजनल होगा, मौसमी। हमें मौसमी सब्जियों को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए बोला, तो मौसमी शब्द कौन सा है, सीजनल है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, वो बी होगा। ठीक है, द वन हु कीप्स टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ इज एन। देखिए यहां पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जो केवल अपने बारे में ही बात करता है, मतलब अपने आप को सेंटर में रख के बात करेगा, जो भी है हम ही हैं, मैं ही हूं, ऐसा करके बोलेगा, उसको बोलते हैं क्या, इगोइस्ट। इगोइस्ट बोलते हैं। तो इगोटिस्ट को किसको बोलते हैं भाई, इगोटिस्ट क्या होता है, इगोटिस्ट मतलब ऐसा है कि इगोटिस्ट मतलब दूसरे को इंफीरियर जो समझता हो व्यक्ति, उसको बोलते हैं इगोटिस्ट। और इगोइस्ट मतलब जो अपने आप को ही सब कुछ मानता हो, ठीक है, स्वार्थी टाइप का व्यक्ति हो। तो इसमें बोल रहा है ना कि अपने आप के बारे में ही बात करता हो, तो इसका आंसर क्या होगा, बी जो होगा वो सही होगा। इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी, एल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछे हुए थे 5 क्वेश्चन परिसीमित में, उसका सही और संभावित आंसर यही हो सकता है। ओके, थैंक यू। तो हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे, तो हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे जो परिसीमित के समान अध्ययन के पेपर है उसके बारे में, है ना, जो क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन था अनुच्छेद 359 को लेकर के। ठीक है, संविधान संशोधन 359 को लेकर के था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इनमें से क्या सही है ये पूछा गया है। तो पहला जो कथन दिया गया है, कुछ अनुच्छेदों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उसका पूछ रहा है कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें 359 की आवश्यकता नहीं होती। तो 359 की आवश्यकता में क्या होता है, एक तो 2/3 से संशोधन होता है, दूसरा 2/3 प्लस आधे राज्य विधानमंडलों के बहुमत से संशोधन होता है। ठीक है ना, तो सिर्फ ये और ये वाला ऑप्शन ही इसमें सही है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए सती प्रथा को अंत किसने किया था, ये क्वेश्चन नंबर 62 बताया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, विलियम बेंटिक इसका होगा, इसका सही आंसर होगा। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने अधिनियम बनाया था और अधिनियम बना करके इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, फिर ये करंट अफेयर क्वेश्चन आया हुआ है, आईसीसी द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया है, किसे दिया गया है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है, कौन है, बाबर आजम, इसे दिया गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मानव नेत्र की रेटिना पर छवि बनती है, कैसे छवि बनती है भाई, वास्तविक और उल्टी छवि बनती है। ठीक है, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है, ठीक है, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। देखिए इन्फ्लेशन मतलब होता है प्रसार होना, ठीक है, और
प्रसार होने का मतलब ये हो रहा है कि देखिए मुद्रा का जो होगा प्रसार हो जाएगा। मुद्रा का प्रसार होगा मतलब ये है कि सभी के पास मुद्रा रहेगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वस्तुओं का जो रेट होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, और मुद्रा का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी जो होती है वो घट जाती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, विवेकानंद आश्रम रायपुर के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी, यानी कि स्वामी आत्मानंद जी जो है वो क्या रहे हैं, विवेकानंद आश्रम रायपुर के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तीरथगढ़ का जलप्रपात है, इसको ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए भारत में असहयोग आंदोलन के जनक कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के जनक कौन थे भाई, महात्मा गांधी है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के जनक कौन है, महात्मा गांधी है। 1920-22 में इसको चलाया गया था, ठीक है। 1920 से लेकर 22 तक क्या रहा है, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। उस समय इसके जनक कौन है, महात्मा गांधी हैं, ठीक है। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी भाई, 1853 को चली थी। कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक चली थी, ठीक है। ये मुंबई से थाने के बीच में जो दूरी है 34 किलोमीटर की, वहां तक क्या थी, पहली रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो या चलो दिल्ली लिखा हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है भाई, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, ठीक है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था, राइट ब्रदर्स। तो यहाँ देखिए सारे क्वेश्चन में राइट राइट लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन जो है वो ऑरविल और विल्बर राइट है, इन्हें क्या कहा जाता है, राइट ब्रदर्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसमें विधेयक किस बहुमत से पारित होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। संसद की दोनों सदनों की जो बैठक होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का बैठक बुलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई किसी चीज को लेकर जब दोनों सदनों में सहमति नहीं बन रही होती है तभी दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। लेकिन ये जो होता है ना संसद में ही होता है ना, केंद्रीय विधायिका में ही होता है, राज्य की विधायिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी विधान परिषद विधानमंडल का, विधान परिषद और विधानसभा का संयुक्त बैठक नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 108 में बताया गया है किसके बारे में, संयुक्त बैठक के बारे में। तो वहां पूछ रहा है यदि संयुक्त बैठक में कोई विधेयक लाया गया है तो वो कैसे पारित होगा, ठीक है। तो देखिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से ही क्या होता है, पारित होता है, यानी कि ऑप्शन जो है वो सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो कहाँ किया गया है भाई, रायगढ़ में किया गया है। रायगढ़ में इसका आयोजन किया गया था, कब, 1 से 3 जून तक इसे रायगढ़ में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए हमारे पास जीएस के कुछ अपडेटेड बुक्स हैं, सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन एक सॉल्व भी है। और देखिए सॉल्व आप सामान्य अध्ययन पढ़िए, सामान्य अध्ययन पढ़ने के बाद आप इसका पेपर सामान्य अध्ययन का जो सॉल्व पेपर आता है पेपर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके आया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अनुसार से अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। जैसे देखिए इतिहास, भारतीय संविधान, भूगोल और अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसमें जो भूगोल तक का क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में दिया हुआ है, बाकी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, लोक कला संस्कृति, सामान्य विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जो विविध क्वेश्चन पूछते हैं उनको पार्ट 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करें कि भारतीय इतिहास पढ़ें, चैप्टर 1 पढ़ा आपने तो चैप्टर 1 के हिसाब से इसी के अनुसार से यहाँ पर डिजाइन किया गया है कि भाई चैप्टर 1 में जो दिया हुआ है उसमें चैप्टर 1 के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो इन दोनों बुक्स में अलग अलग चैप्टर के अनुसार से अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा आपको कि इन दोनों बुक्स का आप अध्ययन करिए, ठीक। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपको स्वागत है हरी कंपटीशन एकेडमी में, ठीक है। आज का ये वीडियो लेक्चर दोस्तों जो महिला सुपरवाइजर परिसीमित भर्ती हुआ उसमें मैथ्स और रीजनिंग से पूछे गए प्रश्नों के ऊपर है, ठीक है। देखिए उनका एक विश्लेषण मैं लेके आ रहा हूं
ये एक मॉडल आंसर होगा, एक संभावित उत्तर होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 प्रश्न इन्होंने रीजनिंग से दिया। तो रीजनिंग से दिया तो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे देख सकते हैं आप, दोनों सीरीज के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन आपको अंकों के आधार पे मिला, तो वहीं यदि हम लोग देखें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 62, 66, देखिए इन दोनों के बीच का जो रेंज है वो 4 का है। अब जैसे आप अगला देखेंगे तो 74 है, इन दोनों के बीच का रेंज आपका 8 का है, अर्थात कि 4 से 2 का मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे 90 है, यहां पे यदि हम लोग देखें तो इनके बीच का डिफरेंस 16 का है। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और नेक्स्ट जो होना चाहिए आप यहां पे बोल सकते हैं डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 32। इसीलिए आंसर जो होगा आप यहां पे बोल सकते हैं कि आपका कितना हो जाएगा, 122। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी सीरीज के क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिया। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया तो कैसे करेंगे, तो सबसे बेहतर माना जाता है कि ऐसे क्वेश्चनों को पहले फर्स्ट अल्फाबेट हम लोग चेक कर लें। जैसे क्यू के बाद आप देखेंगे तो ये जो, ठीक है, यहां पे आप फर्स्ट अल्फाबेट देख पा रहे हो, ये पहले का है। तो पहले का है तो कितना पहले, एन और क्यू के बीच यदि हम लोग देखें तो एन के बाद ओ और फिर आता है पी, फिर मिलता है क्यू। ठीक है, तो यहां पे आपको एन मिल गया। नेक्स्ट वन एन के बाद के है, तो के के बाद एल और एम होता है। ठीक है, सिमिलर आप देखेंगे तो एच, तो आई और ये जे, तो यहां पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको 2 का डिफरेंस मिले, तो आप लिख सकते हैं एफ और जी। तो फर्स्ट अल्फाबेट क्लियर है आपका, स्मॉल ई हो जाएगा। स्मॉल ई मतलब पहला, दूसरा ऑप्शन कैंसल, अब ये दोनों बच गए। ठीक है, सेकंड को चेक कर लेते हैं, सेकंड क्या होगा देखिए, तो यहां पे हम लोग देखें तो डी के बाद एच है, ये कैपिटल, ठीक है, लेटर में है, तो डी के बाद ई, एफ और जी, फिर एच है। यहां से हम लोग देखें तो आई, जे, के और फिर एल है। यहां पे हम लोग यदि देखें तो एल के बाद एम, एन, ओ, फिर पी है। तो नेक्स्ट वन होना चाहिए पी के बाद क्यू, आर, एस और क्या, टी। तो ई के बाद यदि कैपिटल टी है तो आप लिख सकते हो आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, अगला जैसे आप चेक करना चाहेंगे तो यहां पे 4 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ठीक टेलीग्राम पे देख सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन हम लोग को देखिए डायरेक्ट पूछा किससे, छमाही गणना से। ठीक है, छमाही देहु बोला है। तो पहले तो डेटा आपको जो दिया है याद रखिएगा, ये वार्षिक गणना पे दिया है, और वार्षिक गणना पे क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए मूलधन तो है नहीं। ठीक है, तो मूलधन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 7, 8, 6 और 0। ठीक है, ये रुपए है। यदि मैं दर की बात करूं तो दर भी दिया गया है 12%, ये पूरे वर्ष के लिए है क्योंकि वहां पे उसने मेंशन कर दिया वार्षिक। और मैं यदि समय की बात करूं तो समय पे उन्होंने दिया 1/2 वर्ष, अर्थात कि 1.5 वर्ष। क्वेश्चन में देय की जब बात किया है तो यहां पे गणना का आधार जो है क्लियर रखना, छमाही है। इसीलिए हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो छमाही गणना लेंगे। ध्यान रखना यहां पे मूलधन परिवर्तित नहीं होता, मूलधन 7, 8, 6 और 0, लेकिन दर बदलता है जी। यहां पे दर 12% पूरे वर्ष के लिए था, तो 6% क्लियर रखिएगा 6 माही के लिए होगा। ठीक है, छमासी अर्धवार्षिक के लिए होगा। टी की बात करें तो ये 1.5 वर्ष है, और 1.5 वर्ष में हम लोग जानते हैं 3 छमाही होता है। तो वार्षिक गणना में ये वार्षिक और वर्ष के टर्म्स में होते हैं, जबकि छमाही में ये दोनों छमाही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, कुछ लोग मिश्र धन के लिए जाते हैं, तो जब आप चक्रवृद्धि ब्याज लिखोगे इसका भी फॉर्मूला होता है मिश्र धन, और माइनस क्या लिखते हैं, तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो मूलधन, अर्थात कि आपको मिलेगा a माइनस पी। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग जानते हो फॉर्मूला, पहले मूलधन, ठीक है, 7860 इन ब्रैकेट 1 + 6/100 पावर 3 और माइनस में 7860। आप इसको इक्वेट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा, यहां पे क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो 1501, ठीक, एक बार आप लोग चेक करेंगे,
38 अप्रॉक्स रहेगा, लगभग रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, यहां से आप बता सकते हो आंसर कौन सा, बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 820 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपए में बेचने पर हानि होता है। देखिए सीधा हम लोग जानते हैं सीपी बराबर, तो ऐसे केस में जब बराबर लाभ और बराबर हानि होते हैं तो पहले तो दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ा जाता है। अब दोनों विक्रय मूल्य आप जोड़ोगे, ये 820 है और ये 650 है, और बटे में क्या कर देते हैं 2। सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1470 बटे 2। ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा 735 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, 735 रुपए ही वह क्रय मूल्य होगा जिस पर, ठीक है, जो भी कंडीशन है वो फुलफिल बैठता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बाकी आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं 25, 34 और 39। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो पहले तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे बेटर माना जाता है कि आप हेरोन्स का फॉर्मूला यूज करो और उसी क्षेत्रफल को लिख दो किसके बराबर, तो रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए इसको से अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, तो क्या होगा जी अर्ध परिमाप, 39, 34, 25 और बटे में लिखेंगे 2। सॉल्व करेंगे 98/2 और ये आपको मिल जाएगा 49। एक बार आप बना के देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन जैसे हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल, तो इसको कंटिन्यू लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये आपका 49 इंटू 49 में आप घटाते चलते हैं क्योंकि उसको फिर लिखेंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट लिखते हैं। 49 में 39 घटेगा, 10, 34 घटेगा, 15 और फिर ठीक है 25 घटेगा, ये 24 हो जाएगा। आप जब इसको इक्वेट करोगे तो ये 49 को 7 क्रॉस 7 लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं 5 क्रॉस 2, इसको लिख देते हैं 3 क्रॉस 5 और इसको लिख देते हैं, देखिए तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। सॉल्व कर लेंगे, एक 7 बाहर, एक 5 बाहर, 2 बाहर और एक 3 बाहर। ठीक है, इसको जब आप इक्वेट करोगे तो 7 पंचे 35, 35 दूनी ठीक है 70, 70 दूनी 140 और तिया 420। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला गया कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 वर्ग इकाई अधिक है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं इसकी जो भुजा होती है, ठीक, उसी का वर्ग उसका क्षेत्रफल होता है। ये 441 है जी। यहां से भुजा जब आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 21, और जो वर्ग होगा, ठीक है, इनसे जो रिलेट किया गया एक वर्ग होगा, इस वर्ग की भुजाएं आपको 21 मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर लिख सकते हैं कितना हम लोग, 21 इकाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये लिखा, एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए, ठीक, कितना लिखा, 35% अंक पाना अनिवार्य है। लिख सकते हैं क्या लिखा, यदि उसे 82 अंक मिलते हैं और 23 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए छात्र जो है वो 82 अंक लेके आता है और फेल कितने अंकों से होता है। ठीक, तो इसके पास 23 अंक कम हो गए, 23 अंकों से फेल हो गया। पास कब होगा, जब उसको वही 23 अंक मिल जाता। ठीक है, समझिए, फेल होता है तो हमेशा उस अंक को जोड़ करके उसको पास करते हैं, ताकि हम लोग यहां पे लिख सकें कि ये जो वैल्यू होगा वो उस x का 35% होगा। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप प्रॉपर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग आगे इक्वेट करेंगे तो ये x का 35% इक्वल्स टू 105 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे x इक्वल्स टू, तो 105 इंटू 100/35 इक्वेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जो होगी हम लोग को मिल जाएगा कितना, 300, और वही 300 आपका क्या होगा, आंसर होगा। उस विषय में अधिकतम अंक कितने रहे होंगे ऐसा पूछा गया है, तो उस विषय में अधिकतम अंक कितने रहे होंगे, 300। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। तो किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने पर, तो हम लोग फिर से देखो, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या पहले जो भी रही होगी, ठीक है, कमी किया जा रहा है कितना परसेंट, 50%। तो जब कमी करोगे तो क्या होगा, इसका
जो आकृति है वो भी क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितने की कमी आएगी उसी को पूछ रहा है। तो जब हम लोग प्रतिशत कमी लिखते हैं तो अभी हम लोग इस फॉर्मूले को जब लिखते हैं तो ये किस फॉर्मेट में रहता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। इसको लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, -50 प्लस 2500 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे -100 और प्लस 25, आंसर आपको मिल जाएगा -75%। और माइनस हमेशा हम लोग को एक कमी को बताता है, जिसके चलते आपका आंसर होना चाहिए 75% की कमी। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोला गया है ध्यान देंगे। ठीक, नेक्स्ट जैसे आप लोग लिखोगे तो ए और बी की आय से संबंधित है, तो ए और बी की आय से संबंधित क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्या बोला, ए की आय का 60%, बी की आय का 75% है। तो यहां पे यदि आप लोग लिखोगे तो 60% मतलब 60A बाय 100 इक्वल्स टू 75% मतलब 75B बाय 100। दोनों में 100 कॉमन, आपको ए और बी का रेशियो मिल जाएगा। 15 से भी हम लोग 5 बार और 15 से 4 बार। आपको ए और बी का रेशियो किस टर्म्स में मिला, तो 5/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग समझें तो क्या लिखा गया है जी, देखो बी की आय ए की आय के x% है, तो यहां पे आप लिख सकते हो ये बी की आय है और यही किसके बराबर है, तो ए की आय का 4% 4%। तो इसको जब आप इक्वेट करोगे, बी की आय अनुपातिक रूप से 4 है, ये 5 है, इंटू एक्स बाई क्या हो जाएगा 100। जब सॉल्व करेंगे x बराबर तो 4 इंटू 100 अपॉन 5, इक्वेट करेंगे ये 20 बार और x की वैल्यू हो जाएगा कितना, 80। तो x का मान ही पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए आंसर होगा आपका कितना, 80%। ठीक है, अगला ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो एक धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देखो लिखा हुआ है क्या, आधार पर 3 वर्षों में। तो समय आपको क्या मिल गया, 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3/8, इसका मतलब होता है कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3/8। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो क्वेश्चन को वहीं से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग मूलधन की बात कर लेते हैं। तो मूलधन को आप यहां पे क्या मान लो, P, दर निकालना है R%। ठीक, समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा जी, 3 से 3/8 P। आप लोग फॉर्मूला जानते हो, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 और इसकी पावर n। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। आगे आप इसको लिखोगे तो देखो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो 8 या 24 और 3 27, 27/8 क्या रहेगा, P। इक्वेट करेंगे 27/8 P, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। दूसरी तरफ P 1 प्लस R की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है अपॉन 100 और ये 3, P और P कैंसिल। देखिए एक तरफ 1 प्लस R/100 बचेगा, क्योंकि ये जो क्यूब है यहाँ पे ऊपर 27 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, तो हम लोग इसको 3/2 लिखते हैं। यहां से R/100 ये 1 माइनस हो जाएगा, इससे 1 माइनस होगा तो आपको 1/100 जो होगा, R/100 जो होगा ये 1/2 मिलेगा और यहीं से R इक्वल्स टू 50%। ठीक है, याद रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को हूबहू एज इट इज आप हमारी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आयु के क्वेश्चन जैसे आप देखोगे यहां पे देखिए क्वेश्चन में 5 वर्ष पहले लिखा है, तो हम लोग पहले 5 वर्ष की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जब हम लोग लिखेंगे तो 4 व्यक्ति थे, A, B, C और D। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा उनके 4 और बराबर कितना, 45। तो इन चारों की कुल आयु, तो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 45 का 4 से मल्टीप्लीकेशन 180। ध्यान रखिएगा ये 5 वर्ष पहले की बात है। यदि मैं अब की बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन में अगला जो शब्द उसने यूज किया अब का मतलब होता है वर्तमान आयु। तो यदि हम लोग 5 वर्ष पहले की बात कर रहे थे कि उनकी कुल आयु 180 थी, तो अब सभी 5 वर्ष जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे। तो 5 वर्ष बड़े होंगे मतलब
अब चारों की आयु 180 से 20 वर्ष अधिक होकर के 200 वर्ष हो जाएगी। और इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग लिखें तो इनके साथ अब ई शामिल होता है और ई शामिल होगा, अब ई इनके साथ शामिल होता है, ई इनके साथ शामिल होता है तो इनका औसत दिया गया है जी, कितना दिया गया है, 49 हो जाता है। ठीक, तो औसत जब 49 हो जाता है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, आप यहां पे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, तो 49 का आप मल्टीप्लाई 5 से कर दो। ठीक है, 5 से करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा 200 कितना 45। ठीक है, आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आयु, ठीक, हम लोग को पहला इक्वेशन में दिया गया है 200 है और 200 के साथ यदि e को जोड़ें तो 245 आता है। e की वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, 45 वर्ष। तो हम लोग लिख सकते हैं e अभी वर्तमान में कितने वर्ष का है, 45 वर्ष का, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या, ठीक, यदि आप कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 है और तीसरी संख्या x प्लस 4 है, ऐसा लिखते हैं। ठीक, अब यहां पे बोला गया इनका औसत, तो जब इनका डिफरेंस इक्वल होता है तो औसत को ही हम लोग मध्यमान बोलते हैं और यहां पे मध्यमान है x प्लस 2 और इसी को बोला गया कि ये पहली संख्या की 1/3 से, तो पहली संख्या की 1/3 मतलब x/3 और प्लस क्या हो जाएगा जी, कितना अधिक है बोला गया, देखिए 12, तो आप लिख सकते हैं 12। ठीक है, इसको इक्वेट कर लेंगे तो ये x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 12 का 3 से मल्टीप्लाई 36 और नीचे 3, फिर इक्वेट करेंगे तो 3x प्लस 6 इक्वल्स टू x प्लस 36। तो आप लोग इधर 2x इक्वल्स टू 30 लिख सकते हैं, यहां से x बराबर आपको मिल जाएगा 15 और जैसे ही x बराबर 15 मिला आप लिख सकते हो पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 17 है और तीसरी संख्या 19 है। क्वेश्चन में पूछा सबसे अंतिम संख्या, तो सबसे अंतिम संख्या 19 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक रेडियो को 960 रुपए में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, 960। ठीक, इस दौरान उससे क्या होती है, तो क्रय मूल्य की 1/5 हानि होती है। ठीक है, आपको ये चीज बता दिया। 20% लाभ कमाने के लिए रेडियो को वह कितने रुपए में बेचेगा। क्रय मूल्य को ही हम लोग क्या मान लिए, सबसे पहले x, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 960 रुपए। कंडीशन को पढ़िएगा, यहां पे हानि होता है और कितने की हानि होता है, तो लिखा है क्रय मूल्य का 1/5 अर्थात की x/5 रुपीज। इसी को आप इक्वेट करना शुरू कर दो, इक्वेशन लिखना शुरू कर दो। हानि बराबर ध्यान दीजिएगा CP माइनस SP होता है, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 960 इक्वल्स टू x/5, 5 का मल्टीप्लीकेशन 5x माइनस 4800 इक्वल्स टू x, 4x इक्वल्स टू 4800, तो x की वैल्यू आपको 1200 मिल गया। यदि क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा होता तो आपका आंसर 1200 रहता, लेकिन वो पूछा 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 20% लाभ पर जब आप विक्रय मूल्य लिखेंगे, इसके लिए आपको लिखना होगा क्रय मूल्य 1200 इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत 120 और बटे में 100, इक्वेट करोगे आपको मिल जाएगा 1440। ठीक है, आपके पास जो नया विक्रय मूल्य होगा, ठीक, वो कितना हो जाएगा, तो 1440 रुपए। आप मेंशन कर सकते हैं, उत्तर सी होगा। ठीक, तो देखिए ऐसे और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक, आप हरी कंपटीशन एकेडमी की जो गणित पुस्तकें हैं, ठीक है, आप उनका भी सहायता ले सकते हैं। इस प्रश्न में, इस पुस्तक में ऐसे एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों का, ठीक, समाकलन किया गया है। ठीक, साथ ही देखेंगे जो और भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं, उनका भी समावेशन और उनका उत्तर उचित ढंग से दिया गया है। थैंक यू।